सेल खत्म होने वाला है, वो दे दीजिए, मैं लगा लूँ, ठीक है, नहीं तो बीच में पता भी नहीं चलेगा और बच्चे बेचारे परेशान होंगे। लाइव हो गया है क्या? गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को, कैसे हैं आप लोग? देखिए अभी अनलॉक 5 की घोषणा क्या होती है आज, अभी न्यूज़ में पता चलेगा क्या क्या चीज़ें खुल रही हैं। वैसे तो अब कोचिंग खुल जानी चाहिए आपकी, क्योंकि चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, बच्चों की पढ़ाई भी, कोचिंग भी, और सबकी डेली रूटीन भी डिस्टर्ब है। एग्ज़ाम लगातार आपको आगे मिलने वाले ही हैं, चुनाव है 22 में, तो स्टेट लेवल की वैकेंसी लगातार मिलेगी ही, एसएससी की भी वैकेंसी मिल ही रही है, क्योंकि 2020 में सीएचएसएल भी आ रहा है और सीजीएल भी आ रहा है, ये दोनों आएंगे, तो इसके लिए हम लोग को कमर कस के तैयार तो रहना ही रहना है। इसलिए क्लासेस आपकी प्रॉपरली चलना कोचिंग के माध्यम से ज़रूरी है। भले 6-6 फीट की दूरी पे लोग बैठे, जहाँ पर आपका 1000 बच्चे बैठते थे वहाँ 200-250 बच्चे बैठेंगे, 200 बच्चे बैठेंगे, उस तरीके के 8 से 10 बैच चलाए जाएंगे जिसमें सभी बच्चे कवर हो जाएं। उठाइए मोबाइल दीजिएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो आप लोगों ने आंसर करा था, क्वेश्चन नंबर 79 लगाइए सामने। एक लंबवत खंबे पर आधार से 2:5 पर एक निशान लगाया गया है। खंबे के आधार से 14 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर दोनों भाग समान कोण अवतरित करते हैं, खंबे की ऊंचाई क्या होगी? ये आपके दो बिंदु होंगे। सुनिए, इस तरीके से फिगर बनना चाहिए जैसी भाषा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा फिगर बनना चाहिए, फिगर ये बनना चाहिए, 3 आना चाहिए यहां पर, ध्यान दीजिएगा। देखिए आधार से 2:5 पर निशान बना है, यानी कि पहला बिंदु 2 पर और दूसरा बिंदु आपका किस पे होना चाहिए? आधार से 5 पे होना चाहिए, अर्थ ये निकल के आता है। लेकिन इस पर आंसर मैच नहीं करेगा, इस पर आंसर मैच नहीं करेगा। इस भाषा का अर्थ यही है कि जो पहला बिंदु होना चाहिए वो 2 की दूरी पर और दूसरा बिंदु आधार से ही 5 की दूरी पर होना चाहिए। यहीं पर यहां मिसमैच हो जाएगा आपका ऑप्शन, जबकि जैसी भाषा लिखा गया है उसके आधार पर फिगर यही होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि कई सारे बच्चों के आंसर मैच नहीं किए होंगे, लेकिन आप लोगों ने आंसर के हिसाब से फिगर बना दिया और आंसर दिया। 7√21 आप लोगों ने आंसर दिया था, इसलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा अगले दिन। तो देखिए इस फिगर पे आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ये दूरी 2 हो गई, ये दूरी 3, इस पर मैच नहीं करेगा। आपका जो मैच करेगा ये 2 और ये 5 पर ही मैच करेगा, 2 और 5 पर ही मैच करेगा। ऐसे ही फिगर बच्चों ने बनाया होगा, क्यों मित्र सेन? ऐसे ही फिगर बनाए थे आप सभी लोग। देखिए इसको हम बोल देंगे 2K और इसको बोल देंगे हम 5K। ध्यान दीजिएगा, समझिए ध्यान से। अब क्या बोला है? खंबे के आधार से कितनी दूरी पर? 14 मीटर की दूरी पर। ये दोनों आपके बिंदु जो हैं समान कोण बनाते हैं, तो यहां बनेगा आपका थीटा, तो यहां भी बनेगा क्या? थीटा। ध्यान से देखिएगा, किसी बिंदु पर दोनों भाग, ये भाग है, भाग, एक भाग ये एक भाग ये समान कोण बनाते हैं, तो ये भाग थीटा बनाएगा, तो ये वाला भाग भी क्या बनाएगा? थीटा बनाएगा। इसके आधार पर आप आंसर देंगे। एक बार उठाएंगे आप tan थीटा, tan थीटा अगर आप उठा लेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो क्या आएगा आपका? 2K बटा में 14। फिर अब tan 2 थीटा उठाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, tan 2 थीटा ये हो जाएगा 7K। ये टोटल हो रहा है 2K 5K 7K, 7K बाई 14। tan 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7K बाई 14। मान डालिए 2 इंटू 2K बाई 14 और बाई 1 माइनस ये हो जाएगा 4K स्क्वायर बाई 196 इज इक्वल टू 7K बाई 14।
हल करेंगे तो k बराबर आएगा, कितना आ रहा है, k की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी, √21। ये k की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए कि खंबे की ऊंचाई बताइए, तो आंसर देने जा रहे हैं। खंबे की ऊंचाई कितना आ जाएगा आपका, बताइए, 7k। 7k का मतलब 7√21, ये हो गया आपका मीटर में। 7√21 ये हो गया आपका मीटर में रिजल्ट। क्लियर है सारे बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। ऐसे आपका इस फिगर के हिसाब से आंसर आएगा, लेकिन भाषा के हिसाब से ये फिगर सही नहीं है, भाषा के हिसाब से ये सही नहीं है। क्या है, सही है बच्चों, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये ऐसे देखिए, भाषा के हिसाब से ये फिगर सही नहीं है, ये 2 और ये पूरा 5 होना चाहिए था, समझिए बात को, लेकिन यहां पर 2 और ये 5 वाला भाग आपको लेना पड़ेगा। क्या कट रहा है, क्वेश्चन कट रहा है, हाँ छोटा करिए बाबू, इसको करवा रहा हूं, छोटा करवा रहा हूं। आनंद कुमार सिंह, इंग्लिश वाली शीट में चेक करा ले रहा हूं, इंग्लिश वाली चेक करा ले रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 80 नंबर का, देखें क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। 80 नंबर का क्वेश्चन सामने ले आइए। 80 का आंसर करिए। आज आपका नया बैच स्टार्ट होगा वर्क एंड टाइम से। लीवोलन पे चलेगा कि यूट्यूब पे भी, लीवोलन पे ही चलेगा ना केवल, वर्क एंड टाइम लीवोलन पे, ठीक है। चलिए अगले का आंसर आप लोगों ने क्या दिया है, 80 नंबर का। ज्योति सरोज हिंट कर देंगे हम अभी आपको, 71 78 हिंट कर देंगे बाद में, लास्ट में। अभी आप लोग बताइए इसका आंसर 80 का क्या दिया है आप लोगों ने, 80 नंबर का क्या आंसर करा है आप लोगों ने, जल्दी बोलिए, समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो सवाल छोड़ देंगे हम जल्दी बताइए। अमित पांडे बताइए। आ नहीं रहा है आंसर आप लोगों का बेटा, ऐसे कैसे। 80 का डी दिए हैं मित्रसेन। चलिए देखिए, ए सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के केंद्र में n मीटर ऊंचे किसी खंबे के शिखर से त्रिभुज के शीर्षों का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ये देखिएगा, भुजा इसकी क्या हो गई, ए हो गई। ये एक समबाहु त्रिभुज है, हर एक बच्चा ध्यान दे, इसका केंद्र ये हो जाएगा, मान लिया इसका केंद्र ये हो गया। यही सारे सेंटर होते हैं, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, सब यही होता है, यही समबाहु त्रिभुज का केंद्र कहलाएगा। यहां पर एक खंबा है, इसके शीर्ष से इनके शीर्षों का अवनमन कोण 60 डिग्री देखा गया है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि अगर फिगर बनाया जाए तो ये आपका खंबा हो जाएगा, और यहां से आप कह सकते हैं कि ऊपर से अवनमन 60 डिग्री, तो नीचे से उन्नयन भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। आ गया समझ में, हर एक बच्चा ध्यान दे, 60 डिग्री होगा। अब देखिए ये 90 डिग्री होगा। ये जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है, ये दूरी बताइए कितना होती है, आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है,
और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? a/√3। हर एक बच्चा ध्यान दे, a/√3। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिएगा यहां पर ये जो है ये क्या है? h है। फिगर अगर आप बनाएंगे, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये h है और ये a/√3 है। तो देखिए 60 के सामने ये h, तो आधार क्या आएगा बताइए? h/√3 आएगा कि नहीं? बता दीजिए, सीधे सीधे h/√3 आ जाएगा। अब जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो a/√3 बराबर h/√3 हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ रहा है? h। a बराबर बेटा यहां h आ रहा है। मित्र सेन कैसे आंसर करें हैं आप बताइए, कैसे आंसर किए हैं आप? मधुबाला ग्रहरी भी डी दे रही हैं, नीतिमा भी डी दे रही हैं। कैसे? यूपीएससी सब लोग डी दे रहे हैं। डी आंसर है क्या? डी है क्या? 3a² बराबर h²। कैसे? हाउ पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है ये? कैसे पॉसिबल है? सोच लीजिए एक बार। चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन में। 81 में आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन 81 नंबर का सामने है आपके। नदी के पुल पर किसी बिंदु से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। 80 का कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। 81 पे आइए। नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने वाले किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल नदी के किनारों से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई बताइए। करिए इस क्वेश्चन को। नदी की चौड़ाई आप लोग बताइए, आंसर करिए फटाफट, फटाफट आंसर करिए। 6.83 दे रहे हैं। सही है, सही है, गुड। कहीं कोई प्रॉब्लम? हो गया? कर लेंगे। देखिए फिगर बना देते हैं। नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने वाले, ये पुल हो गया मान लिया, और नदी के आमने सामने वाले किनारों के अवनमन कोण, भाई पुल ऐसे ही रहेगा आपका, ये पुल हो गया मान लिया। आमने सामने वाले किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री देखे गए। ध्यान से देखिएगा, यहां से अवनमन कोण मान लिया 30 डिग्री है और यहां से 45 डिग्री है। और जो नदी के किनारों से जो पुल की ऊंचाई है वो 2.5 मीटर है। तो बेटा ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 30, ये 2.5 हो जाएगा और ये आपका 2.5√3 हो जाएगा। सही है। अब यही आपकी नदी की चौड़ाई है, साफ साफ यही नदी की चौड़ाई है। ध्यान से देखिए, तो यही नदी थी, ध्यान से देखिए, नदी की चौड़ाई यही, नदी की चौड़ाई कितना आ जाएगा? 2.5 ब्रैकेट में √3 + 1 यानी कि 2.5 और ये कितना हो जाएगा? 1.732 + 1 फाइनली कितना आएगा? 6.83 मीटर। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। चलिए 82 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अब 82 नंबर के प्रश्न पे, एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है और उसके ऊपर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा है। समतल पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के तल का उन्नयन कोण अल्फा है और ध्वज दंड के शीर्ष भाग का बीटा है।
मीनार की ऊंचाई बताइए। कर पाएंगे क्वेश्चन? मीनार की ऊंचाई बता लेंगे, गुड। एक बार आपको tan अल्फा उठाना है और एक बार tan बीटा उठाना है। डू योर सेल्फ में डाल देते हैं, डू योर सेल्फ। 82। आंसर क्या है बेटा इसका? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। आंसर भी नोट मैं करा दे रहा हूं कि लगाइएगा तो मिला लीजिएगा। चलिए, हो गया। अब 83 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 83। एक नाव किसी प्रेक्षण टावर से दूर जा रही है। जब वह टावर से 50 मीटर की दूरी पर होती है तो वह प्रेक्षक की दृष्टि में 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। 8 सेकंड के बाद अवनमन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो यह मानते हुए कि नाव में ठहरे हुए पानी में मानते हुए कि नाव में नहीं, में काट दीजिएगा, नाव ठहरे हुए पानी में चल रही है तो नाव की लगभग चाल बताइए। कोई टेंशन नहीं, ठहरे हुए पानी में चल रही, सही है। वैसे भी नाव की चाल ही हम निकालते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो नाव की चाल नॉर्मली जैसे मैंने वायुयान की चाल आपको निकालना सिखाया है वैसे ही आप नाव की चाल निकाल लेंगे। सेम वही क्वेश्चन है आपका, तो इसको भी आपको स्वयं करना है। मैं आंसर नोट करा दे रहा हूं केवल। 83 नंबर का सवाल है। आंसर क्या है इसका? सी वाला आंसर है, 45 किलोमीटर पर आवर। मिला लीजिएगा आप लोग, सही है। अब आ जाइए, कहेंगे किसी क्वेश्चन का फिगर बनाने के लिए तो बना दूंगा मैं। अब आ जाइए 84 नंबर के क्वेश्चन पे। 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी विमान का पायलट किसी नदी के दोनों किनारों पर दो बिंदु देखता है। यदि दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार फिगर बनेगा और ओरल उत्तर दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओरल नहीं दे पा रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी अधूरी है। ये सब मैं करवा चुका हूं आपको। तो 84 नंबर का क्वेश्चन भी डू योर सेल्फ में डालिए। हो गया। आंसर क्या है इसका? ए है। आंसर नोट करा दे रहा हूं मैं, आंसर ए है। चलिए इसके बाद आ जाइए 85 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। किसी अधूरे खंभे के शीर्ष का उसके आधार से 150 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस खंभे की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए, यह मानते हुए कि √3 बराबर 1.732 हो जाएगा? बताइए। पहले ऊंचाई ये है, यहां से उन्नयन कोण क्या है इसका बता दीजिए, 30 डिग्री है। कितनी ऊंचाई बढ़ाई जाए कि यहीं से उन्नयन कोण क्या हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। यही एक्स पूछा गया है, यही एक्स आपसे पूछा गया है, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आंसर क्या आ रहा है इसका 85 का? इसका भी आंसर आ रहा है ए। 85 का भी आंसर आ रहा है ए। हर एक बच्चा ध्यान देगा। । 86 नंबर का क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, देख लीजिए। 86 करवा दे रहा हूं। एक व्यक्ति किसी पर्वत के शीर्ष से देखता है। मोबाइल चार्ज में लगाइए, डिस्चार्ज हो गया, लगा दीजिए मोबाइल चार्ज में। एक व्यक्ति किसी पर्वत के शीर्ष से देखता है कि कोई गाड़ी एक ही रफ्तार से उसकी ओर आ रही है। अवनमन कोण को 45 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होने में 10 मिनट का समय लगता है। इसके बाद गाड़ी को पर्वत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ऐसा बहुत सवाल आपने किया है, लेकिन ये टाइम वाला क्वेश्चन एक बार कर देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 86 पर्वत है। ये पर्वत पर यहां एक व्यक्ति बैठा है, गाड़ी को देख रहा है, एक ही रफ्तार से उसकी ओर गाड़ी आ रही है। ध्यान से देखिए, यहां गाड़ी है, यहां से कितने डिग्री का कोण देख रहा है? अवनमन कोण 45 डिग्री का, तो नीचे से उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा इस कार का या गाड़ी का। अब देखिए क्या हुआ है, 10 मिनट बाद अवनमन कोण 60 डिग्री में परिवर्तित हो गया। यहीं पर व्यक्ति होगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर व्यक्ति होगा, 60 डिग्री में परिवर्तित हो गया। तो पूछा गया बताइए इसके बाद गाड़ी को इस पर्वत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? मान लिया t मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? t मिनट का, यही क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए ये 45 डिग्री है, तो ये जो आधार वाली पूरी दूरी है 10 और प्लस t मिनट में तय हो रही है।
तो जो उसका टॉप होगा, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, जो इसका ऊंचाई होगा ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो भी कितने देर में तय होगा, t + 10 मिनट में ही तय होगा। सही है, t + 10 मिनट में ही तय होगा। क्यों? 45 डिग्री है तो ये दूरी जितनी होगी, जितनी ये ऊंचाई होगी, जितनी ऊंचाई पर ये व्यक्ति होगा, आधार भी उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही लंबी होगी। ध्यान दीजिएगा। तो समय भी उसको तय करने में क्या लगेगा, बराबर। इस दूरी को तय करने में t + 10 मिनट का समय लग रहा है, तो इस दूरी को भी तय करने में t + 10 मिनट का ही समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 90 डिग्री है। अब 60 के सामने t + 10 आ गया तो पक्का इसका आधार क्या होगा, t + 10/√3 होगा। ये दोनों के दोनों फिगर क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई ये 60 के सामने t + 10 मिनट है तो इसका आधार भी क्या बनेगा, इसी आधार पे t + 10/√3 मिनट होगा कि नहीं। ये इतने समय में तय होगा और ये समय दोनों समय क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो बोलेंगे t बराबर t + 10/√3। तो ये √3, t बराबर t + 10। देखिए तो यहां से आ जाएगा √3 - 1 और t कॉमन ले लीजिए, बराबर 10। तो t बराबर हो जाएगा 10/√3 - 1। तो यह आ जाएगा 10 ब्रैकेट में, सॉरी 10 नहीं 5 ब्रैकेट में कितना, √3 + 1 आएगा कि नहीं। कम हो गया, रुक जाइए, गड़बड़ हो गया। कुछ छूट तो नहीं गया, सही है। संयुग्मी से बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहां नीचे आ जाएगा कितना, 2। तो यह आपका आ गया 5 ब्रैकेट में √3 + 1। क्लियर है, सही तो है, सब सही है, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 2.732 मिनट हो गया ये टोटल। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 13.66 ये मिनट आ रहा है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, 13 मिनट और प्लस 0.66 मिनट गुणे क्या कर दें 60। तो यह आ जाएगा आपका 13 मिनट 39.6 सेकेंड। ये सेकेंड में चेंज हो गया, ऐसा कन्वर्जन हमने पहले भी आपको सिखाया था। तो यह आ जाएगा आपका 13 मिनट 40 सेकेंड, 13 मिनट 40 सेकेंड यह आ जाएगा। हो गया। चलिए आ जाइएगा अब अगले सवाल पे। 87 नंबर का क्वेश्चन लगाइए सामने। नंबर का क्वेश्चन लगाइए। जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 45 डिग्री देखा गया। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो विमान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। डू योर सेल्फ, ये सब सवाल आपको आना चाहिए, ओरल लगाने आना चाहिए। कितना आ रहा है बताइए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सही है। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हो गया। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर ऊपर क्षैतिज उड़ रहा है। पृथ्वी से किसी बिंदु से यह देखने में आता है कि वह 60 डिग्री के कोण पर कक्षांतरित होता है, मतलब 60 डिग्री का कोण वहां बन रहा है, यह आपको बताना है। 15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। वायुयान की चाल बताइए। हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ऐसा कई सारा सवाल कराया गया है, कर लेंगे आप लोग। तो 88 के लिए भी डू योर सेल्फ है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए चेक कर लीजिएगा। बी वाला आंसर सही है, एक बार मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए 89 पे आ जाइए। 89 पे किसी धान के
खेत के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर खड़ी की गई एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के तल से होकर क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से अल्फा और बीटा है। अल्फा इसमें बड़ा है बीटा से, मीनार की ऊंचाई h यूनिट है, तो बिंदुओं के बीच संभावित दूरी आपको बतानी है, उसी यूनिट में बतानी है। आप करिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत कराया गया है। एक बार tan अल्फा लेना है और एक बार tan बीटा लेना है। करिए इस क्वेश्चन को आप लोग, देखिए कौन कौन से बच्चे कर पा रहे हैं। बच्चों के कमेंट दिखाइए मुझे। करिए इस क्वेश्चन को, बड़ी मजबूती के साथ आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया गया, एक एक सवाल कराते हुए आया हूं मैं। क्वेश्चन जो है ये सब एग्जाम के ही पूछे गए हैं और ऐसे ही बार बार रिपीट भी होंगे आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। कोई सवाल ऐसा नहीं दिखेगा जो मैं आपको पढ़ाया नहीं रहूंगा। चाहे किसी भी लेवल का पेपर देने जाइए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो मैं आपको पढ़ाया नहीं रहूंगा, सब दिखेगा। श्वेता सिंह का क्या क्वेश्चन है? 230.93 आंसर दिया है, ठीक है। सब बच्चे लगा के बैठे भी हैं। श्वेता सिंह का क्वेश्चन क्या है? मनीष भी आंसर दिए, कैलाश भी आंसर दिए, राजन, सब लोग तो आंसर दे रहे हैं। अंकित, छप्परवाल, मधुबाला, ये सब बच्चे बहुत रेगुलर रहते हैं, बहुत बढ़िया। मेंसुरेशन करवा दो, एस्पिरेंट डी कह रहा है। अब कोचिंग खुलने ही वाली है, खुल जाने दीजिए। ललित सिंह, बैंक की प्रिपरेशन जो करनी है उसके लिए आपको केवल करना क्या है, पढ़ना तो हम ही से है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई उसको करवाता नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चन। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है बैंक का, चाहे मैथ्स की बात कर लें, चाहे रीजनिंग की बात कर लें। इसलिए मेरिट भी मैथ्स की, चाहे रीजनिंग की, चाहे इंग्लिश की, बैंक की बहुत कम जाती है। पढ़ना तो मेरे से ही है मैथ्स उनको, लेकिन प्रैक्टिस आप ज्वाइन कर सकते हैं, महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। और जितना ज़्यादा जो टेस्ट देगा, जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करेगा कोई बच्चा, उतना ज़्यादा उसका दिमाग बढ़ेगा। देखिए, बैंक के लिए, बैंक की तैयारी करने के लिए खुद का दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को सोच सके, समझ सके, बहुत अनिवार्य है। क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, पता चला 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 क्वेश्चन ही कर दिया, 4 क्वेश्चन ही कर दिया तो सिलेक्शन हो गया, पीओ बन गए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लोगों से लग नहीं पाते वो। और कोई भी उस लेवल में क्वेश्चन नहीं कराता, याद रखिएगा, कोई भी उस लेवल में क्वेश्चन नहीं कराता। उसके लिए क्या आने वाला किसी टीचर को नहीं पता है। कुछ क्वेश्चन सेट हैं उस पैटर्न पे जो आते हैं, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन वो बंचेज में आते हैं, तो वो तो सेट रहते हैं, तो वो तो करा ही जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो बैंक क्रिएट करता है, आईबीपीएस क्रिएट करता है और सामने रखता है, अचानक से नया रहता है वो, ठीक है। तो जिसका कॉमन सेंस होगा वही उन क्वेश्चंस को कर भी पाता है। तो पढ़ना तो उनको, ज्ञान तो हम ही से लेना है, बाकी प्रैक्टिस महिंद्रा में कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद कर लिया आप लोगों ने 89, ओपन करिए बाबू। एटी9 को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए 89 का फिगर बना देते हैं, एक्सप्लेन हो जाएगा। धान के खेत के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर खड़ी की गई एक मीनार। धान के खेत के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर खड़ी गई, बीचों बीच का मतलब मध्य नहीं है, समझिएगा। बीचों बीच मतलब बीच में है, समझिएगा। अगर ये बीचों बीच होता तो दोनों तरफ से कोण क्या होते, अल्फा बीटा बराबर होते, ठीक है। बीचों बीच का मतलब एकदम मध्य नहीं है, मध्य मत ले लीजिएगा श्वेता, ध्यान दीजिएगा। बीचों बीच का मतलब हाँ इसके बीच में है, ठीक है, लेकिन मध्य नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं है। तो देखिएगा, अब यहां से मीनार के तल से होकर एक क्षैतिज रेखा पर 2 बिंदु से अल्फा और बीटा, बीटा अल्फा और बीटा क्या है, उन्नयन कोण है। देखिएगा, यहां से एक उन्नयन कोण अल्फा हो गया, यहां से उन्नयन कोण एक बीटा हो गया। मीनार की ऊंचाई क्या है, h यूनिट है, हो गया बस। अब देखिएगा, दोनों बिंदुओं के बीच की संभावित दूरी पूछा है, यानी कि ये d1 हो गया और ये क्या हो गया, d2 हो गया। सही है, आपको d1 प्लस d2 बस बताना है और कुछ नहीं करना है। ये बराबर बराबर नहीं होंगे, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका
अल्फा बीटा दोनों कोण अलग अलग है, अल्फा बड़ा है और बीटा क्या है, छोटा है। समझिए इस चीज को, बीचों बीच का मतलब मध्य नहीं हो गया, अगर अल्फा बीटा दोनों बराबर होते तब ये मध्य होता, समझिएगा। अब इसके बाद आपको एक बार tan अल्फा उठा लेना है, tan अल्फा बराबर h बाई डी वन, तो d1 बराबर आ जाएगा h बाई tan अल्फा, समीकरण 1। ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद आप उठाएंगे tan बीटा, तो ये हो जाएगा h बाई डी टू, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, h बाई tan बीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो d1 समीकरण 1 प्लस 2 से, तो d1 प्लस d2 यही पूछा गया है। बराबर h बाई tan अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, h कॉट अल्फा, h बाई tan बीटा का मतलब h कॉट बीटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, h कॉमन ले लेंगे तो यह आएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। यह आपका आंसर है। इस तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। हो गया, कर लिया सभी बच्चों ने। अब 90 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 90 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर एक सरल रेखा में दो वस्तुओं को देखता है। जब वह उत्तर की ओर सी दूरी तय करता है तो देखता है कि दोनों वस्तुएं उसकी आंख पर अल्फा कोण बनाती हैं, तथा जब वह उत्तर की ओर सी दूरी और तय करता है तो दोनों वस्तुएं उसकी आंख पर बीटा कोण बनाती हैं। वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी? बच्चे डायरेक्शन तो क्लियर है, ये आपका पूरब हो जाएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ध्यान से देखिए, वो दोनों वस्तुएं किधर हैं? पश्चिम की ओर हैं, तो ये व्यक्ति यहां हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां व्यक्ति हो गया, यहां पर्सन यानी कि व्यक्ति हो गया। ये दो वस्तुएं हो गई। ध्यान से देखिए, ये दो वस्तुएं हो गई। थोड़ा और नीचे से बना लेते हैं फिगर। ये व्यक्ति हो गया, ये दो वस्तुएं हो गई। समझ में आया? ये दो वस्तुएं हो गई। देखिए, ये किधर देख रहा है? इनको पश्चिम की ओर स्थित दो वस्तु को देखता है। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या करता है? पश्चिम की ओर दो वस्तुओं को वो देखता है। जब वो उत्तर की ओर सी दूरी तय करता है तो उत्तर ऊपर होगा ना, ऑन पेपर उत्तर किधर होगा? ऊपर होगा। समझ में आया? पश्चिम इधर है, उत्तर ऊपर होगा। कितनी दूरी तय कर रहा है? सी दूरी। सी दूरी तय किया, यहां पहुंच गया ये आदमी, यहां पहुंच गया। तो देखता है कि ये दोनों वस्तुएं उसकी आंख पर क्या करती हैं? दोनों वस्तुएं उसकी आंख पर अल्फा कोण बनाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वस्तुएं उसकी आंख पर अल्फा कोण बनाती हैं। जब ये उसी उत्तर दिशा में सी दूरी और चलता है, उसी उत्तर दिशा में सी दूरी और चल रहा है, देखिएगा सी दूरी और चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, सी दूरी चल के यहां आ गया, सी दूरी और चलता है। तो अब ये दोनों वस्तुएं उसकी आंख पर कितना कोण बनाती हैं? बीटा कोण बनाती हैं। ध्यान से देखिए, कितना कोण बना यहां? एक मिनट, अभी कहां, इधर से ये रेखा गई ही नहीं। ये बीटा कोण, ये बीटा कोण बनाती है। ये फिगर दिया गया है। तो पूछा गया उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसको बोल दिया x। दूरी क्या होगी? x होगी। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये दूरी हो गई x। किसी को डाउट हो तो बता दे। क्लियर है कि नहीं? ये चीज सबको क्लियर है? आ रहा है समझ में? यही आपका क्वेश्चन मार्क है। यही दो वस्तु थी। फिगर दोबारा से बनाना पड़ेगा, समझ में कम आया होगा। देखिए, जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे काम करिए। व्यक्ति को इधर रखिए, पश्चिम में दो वस्तु रख दीजिए, फिर इधर से उत्तर की ओर चलेगा तो ये दोनों वस्तुएं उस पर अल्फा कोण बनाएंगी। जब यहीं से ये आगे सी दूरी और तय करके यहां पहुंच रहा है तो यही दोनों वस्तुएं उस पर बीटा कोण बना रही हैं। फिगर क्लियर हो गया? आ रहा है सबको समझ में? दोबारा बनाता हूं फिगर, देखिएगा एक बार और। बोला गया एक व्यक्ति पश्चिम की ओर एक सरल रेखा में दो वस्तुओं को देखता है। सरल रेखा में दो वस्तुओं को देख रहा है एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है।
इधर से ये दो वस्तुओं को देख रहा है, दो वस्तुओं को देख रहा है। जब उत्तर की ओर ये सी दूरी तय करता है, सी दूरी उत्तर की ओर तय किया, यहां आ गया आदमी, ठीक है, तो देखता है कि ये दोनों वस्तुएं उस पर क्या करती हैं, अल्फा कोण बनाती हैं, ये अल्फा कोण बन गया। जब ये इधर ही सी दूरी और तय कर रहा है, सी दूरी और तय कर लिया, तो फिर देख रहा है कि दोनों वस्तुएं इस पर क्या कर रही हैं, बीटा कोण बना रही हैं। क्या कोण बना रही हैं, बीटा कोण बना रही हैं। तो पूछा गया बताइए इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों के बीच की दूरी ये x हो गई। ये मान लिया a है और बेटा ये क्या है, b है। ये मान लिया p है और ये है मान लिया क्या है, c है। सही है, हर एक बच्चा देखेगा। देखिए ये दूरी हमको नहीं पता तो इसको कुछ मान लें, क्या मान लिया जाए, y मान लेते हैं। इसको क्या मान लें, y मान लेते हैं। ये नहीं निकालना है हमको, x ही निकालना है। तो देखिए हमारा जो दिया गया कोण है वो है अल्फा और बीटा। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होना चाहिए। तो अल्फा बीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अवश्य होना चाहिए आपके पास। तो इसीलिए यहां पर इसको हम ले लेते हैं थीटा, और इसको क्या ले लेते हैं बताइएगा, गामा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गामा। अब देखिए एक बार अगर मैं उठाऊं यहां से tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, y बाई सी आएगा, बता दीजिए। tan थीटा बराबर y बाई सी आ गया। फिर अगर मैं उठाऊंगा tan अल्फा प्लस थीटा, ध्यान से देखिए, तो बेटा ये आ जाएगा x प्लस वाई बाई सी आएगा। अब देखिए हमें चाहिए tan अल्फा, क्या चाहिए, tan अल्फा चाहिए। तो tan अल्फा के लिए हम लिख सकते हैं tan, ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस थीटा और माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं, बता दीजिए। tan अल्फा हमको चाहिए, तो tan अल्फा के लिए हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा। इसको आप घटाएंगे इसमें से थीटा कट के अल्फा ही रह जाएगा। तो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमको इसका मान पता है, इसका मान पता है, और ये tan a माइनस बी वाले फॉर्मूले में आ जाएगा। tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है मैं यहां लिख देता हूं। tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है ये फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। इसी फॉर्मूले पे ये ब्रेक हो जाएगा, अनिवार्य रूप से ब्रेक करना है इसको, हर एक बच्चा समझे। देखिए थीटा और गामा इसलिए माना गया है क्योंकि हम बार बार सिखाते आ रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में अगर कोई कोण उठा रहे हैं तो उसके लिए समकोण त्रिभुज आपके पास होना चाहिए। अल्फा और बीटा के लिए समकोण त्रिभुज नहीं है, तो समकोण त्रिभुज पूरा उठाने के लिए इसको थीटा, इसको गामा बोलते हैं। tan थीटा निकाल लिया, फिर tan अल्फा प्लस थीटा निकाल लिया, ये आ गया x प्लस वाई बाई सी। अब देखिए हमें तो अल्फा चाहिए, थीटा से हमको क्या मतलब, हमको अल्फा चाहिए। तो tan अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा, लिखा जा सकता है, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहां क्या हो जाएगा, ये हर एक बच्चा देखेगा, ये फॉर्मूले में आएगा। तो tan अल्फा प्लस थीटा और माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा प्लस थीटा और इंटू tan थीटा, यही फॉर्मूला है। मान डाल दीजिए, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा x प्लस वाई बाई सी और माइनस वाई बाई सी, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई सी और इंटू वाई बाई सी। सही है, हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। हल करेंगे इसको, सुनिए। तो tan अल्फा बराबर हल किया जाएगा तो ऊपर आ जाएगा y से y कट जाएगा, कट रहा है ना y से y, तो x बाई सी आ जाएगा। अब नीचे क्या होगा देखिएगा, ये आपका सी स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर ये चीज ऊपर जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बेटा अभी तो छूटा हुआ है सी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर क्या है, छूटा है, सी से सी क्या हो गया कैंसिल। अब ये सी ऊपर चला जाएगा,
तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया, सी एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और बटा में सी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी एक्स कॉट अल्फा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण 1, समीकरण 1 है। ठीक है, इतनी ही मेहनत हमें tan बीटा निकालने के लिए करनी है, इतनी ही मेहनत हमें tan बीटा निकालने के लिए करनी है, लेकिन चुटकियों में भी आप tan बीटा वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और ऐसा इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं 1 सेकंड में। देखिए आपका ये फिगर यहां इस तरीके से है, ये एक्स वाई है और ये सी है, ये अल्फा थीटा है। इसके लिए आपका क्या है, बस ये एक्स वाई तो है ही, बस ये यहां क्या है, सी नहीं है 2c है, सी नहीं है, क्या है 2c है। तो जो रिजल्ट आया है हमारा वहां पर c के बदले 2c अगर हम रख देंगे तो हमारा ये कॉट बीटा के लिए भी रिलेशन तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा कि नहीं बताइएगा। नहीं तो फिर पूरा इतना ही काम आपको कॉट बीटा के लिए भी करना है, समझिएगा। एक बार tan गामा निकालेंगे, फिर tan बीटा प्लस गामा निकालेंगे जैसे ये निकाले हैं, फिर tan बीटा बराबर लिखेंगे tan बीटा प्लस गामा माइनस गामा, तो फिर वो फिर tan a माइनस tan b वाले फॉर्मूले पे आएगा। ये पूरा प्रोसेस चलेगा। उतना मेहनत करके समय बर्बाद करने से अच्छा है थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग आपका क्या कहेगा, सीधे बोलेगा अरे वाह ये तो इमेज बन जा रहा है इसी का। कैसे, देखिए ये फिगर राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देख रहे हैं इसके लिए परपेंडिकुलर x प्लस वाई है, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर x प्लस वाई है। बस इसका जो बेस है यहां c है और यहां 2c है, तो स्ट्रक्चर सेम होगा, बस c को रिप्लेस कर देंगे 2c से। इस बीटा के लिए भी स्ट्रक्चर सेम होगा, बीटा tan बीटा के लिए कॉट बीटा के लिए भी स्ट्रक्चर सेम होगा, बस क्या करेंगे c को 2c से रिप्लेस कर देंगे। देखिएगा बीटा के कट तो नहीं रहा है, लिए भी स्ट्रक्चर सेम होगा, बस c के बदले 2c रख देंगे। सही है, c के बदले क्या रख देंगे बेटा, 2c रख देंगे। तो ये पार्ट मैं मिटा दे रहा हूं, देखिएगा ये पार्ट मैं पूरा मिटा दे रहा हूं। तो क्या आएगा यहां से, यह आएगा 2cx बराबर 2cx कॉट बीटा। देखिए c की जगह क्या रख देंगे, 2c रख देंगे। 2cx कॉट बीटा बराबर 4c स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बाकी सब सेम रहेगा। समीकरण 2 हो गया। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बताइए। टू सी एक्स कॉट बीटा माइनस सी एक्स कॉट अल्फा बराबर ये हो जाएगा 4c स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल। तो आंसर हमें किसका देना है, इसी एक्स का ही देना है। हर एक बच्चा देखेगा वाई वाली चीज गई चली गई, एक्स का ही हमको आंसर देना है। तो देखिएगा इसमें से कॉमन क्या ले लें, सी एक्स बेटा हम ले लेते हैं कॉमन, तो यह आएगा आपका 2 कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा बराबर 3c स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 3c अपॉन 2 कॉट बीटा माइनस। सामान्य बच्चों के लिए प्रश्न नहीं है, सामान्य बच्चों के लिए यह प्रश्न नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। तो हर एक बच्चा इसको नहीं समझ पाएगा,
इसलिए दोबारा दोबारा के लिए मत बोलिएगा इसको, जिनको समझना होगा वो समझ गए होंगे। चलिए, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? कमेंट पढ़वा दीजिए बच्चों को, देखें कितने लोगों को आया। जरा कमेंट करके बताइए कितने लोगों को आया ये क्वेश्चन। सी आंसर दिया है बच्चों ने, अमन ने आंसर करा है। लाइव क्लास जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है एसआई का, वो 2 दिन बाद से स्टार्ट होगा। आज रात में अभी डेट डाल दिया जाएगा, ठीक है। प्रद्युम्न वरुण आंसर कर दिए थे डी, कैलाश कर दिए थे, मित्रसेन कर दिए थे, पूजा कर दी थी, ललित कर दिए थे, ड्रीम फ्यूचर, यूपीएससी, चुप कर यार एनटीपीसी का चलिए कोई बात नहीं, आ गया सर, बहुत बढ़िया। सीएस आ गया, श्वेता सिंह, टॉपर चौहान आ गया, टॉपर चौहान का भी आंसर आ गया, गुड। यूपीएससी ड्रीम फ्यूचर, बढ़िया है, वेरी गुड। अब आ जाइए अगले सवाल पे, 91 पे। हाँ, ये सवाल पेपर में आपके एसएससी के नहीं पूछेगा। ये सवाल मैं इसलिए करवा देता हूं क्योंकि अक्सर बच्चे ला के ये पूछा करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह में ये क्वेश्चन दिख जाता है। टेस्ट सीरीज में से जिसको जो भी टेस्ट सीरीज बनाता है कहीं से जो क्वेश्चन मिलता है भर देता है, वो ये तो ध्यान देना नहीं होता उसको कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत बार ये बच्चे क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछ लिया करते हैं, हम कहते हैं लाओ क्लास में ही करा दिया करें, खत्म हो जाए बवाल। आइए 91 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 91 पे आइए। एक समषष्ठभुज ए बी सी डी, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत समय लग गया ना इसमें कराने में। एक समषष्ठभुज ए बी सी डी ई एफ पर विचार कीजिए। बी और सी पर 2 टावर स्थित हैं। ए से बी पर स्थित टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और सी पर स्थित टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बी और सी पर स्थित टावरों की ऊंचाई का अनुपात, ध्यान से देखिएगा। ये पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन हैं, पॉलिटेक्निक, ये सब पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ए बी सी डी एक समषष्ठभुज है। ध्यान से देखिए, कुछ सीडीएस के हैं, कुछ पॉलिटेक्निक के हैं, ध्यान से देखिए। ए बी सी डी ई एफ क्रम से ही होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ एक समषष्ठभुज है। बी और सी पर 2 टावर हैं। एक टावर बेटा बी पर है और एक टावर किस पर है? सी पर है। ये 2 टावर है 3D फिगर। टावर इस तरह से होगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ये 2 टावर हैं ऐसे। लेकिन चूंकि आपको व्हाइट बोर्ड पे बनाना है, पेपर पे बनाना है, तो ऐसे ही तो दिखाएंगे आभासी रूप से। तो बोला गया है, क्या बोला गया है? ए से बी पर स्थित टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से इसका उन्नयन कोण क्या दिखेगा? 30 डिग्री। बेटा ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहां 90। सही है, फिगर ये है, ध्यान दीजिएगा, फिगर ये है, इस तरह से ये बना है 30 डिग्री। तो ये 90 तो इस पर बनाएगा ही ना, तो आभासी रूप से यहां 90 हमने यहां दिखा रखा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है? ये जो टावर है सी पर, ये ऐसे है, तो यहां से इसका उन्नयन कोण क्या है? 45 है कि 60 है? 45 डिग्री है। ध्यान से देखिए, ये 45 डिग्री, तो ये जोड़ने वाली आधार रेखा हो जाएगी और यहां से ये कितना हो गया? 45 डिग्री का एंगल हो गया। फिगर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इनकी ऊंचाइयों का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। बच्चे इसकी भुजा मान लीजिए कितनी है? भुजा क्या मान ले? x मान ले, तो ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो एक फिगर हमारा ये बनेगा 30 डिग्री, ये x, ये 90। तो h1 बराबर कितना आ जाएगा बताइए? x/√3 आएगा? बताइएगा, आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। सभी लोगों को क्लियर है? अब देखिए, ये वाले फिगर के लिए ये h2 है 90 डिग्री, 45 डिग्री। बेटा हमको इसका आधार नहीं पता है। ये आधार अगर पता रहता, आधार x थोड़ी बोल देंगे, आधार x थोड़ी बोल दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये अगर आधार हमें पता होता तो तुरंत h2 बता देते। तो तुरंत आप यहां पर इस तरीके से फिगर बना लीजिए। ये x होगा, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे, ये आपका x होगा, ये x होगा। ये कितने डिग्री का एंगल? 120 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं? आपको पता है कि
सम षष्भुज का शीर्ष कोण 120 डिग्री का होता है, पता है आपको? नहीं भी पता है तो यहां से दो समबाहु बनेंगे, 60-60 120 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए अगर ये सवाल आप लगा रहे हैं तो। ठीक है, मैं इसको क्लियर नहीं करने जाऊंगा। यहाँ 120 डिग्री का एंगल होगा, हम ये निकालने जा रहे हैं। और वैसे जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए x√3 होता है, पता होना चाहिए कितना होगा, x√3 होगा। चलिए वैसे मैं निकाल के दिखा रहा हूं। यहां से ये लंब गिराएंगे इस पे, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री। बेटा ये x है, ध्यान से देखिएगा, 90 के सामने ये इसका क्या है, x है। तो निश्चित रूप से ये क्या होगा आपका, बताइए? ये होगा x/2 होगा और ये क्या हो जाएगा, x√3/2 हो जाएगा। ये x है तो ये आधा होगा उसका और ये आधे के साथ √3 होगा। तो उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, x√3/2 हो जाएगा। पूरा कितना आया, x√3 आ गया कि नहीं, बोलिए? पूरा आ गया x√3। क्लियर है सारे बच्चों को? तो बेटा ये x√3 हो गया। अब तो ये भी क्या होगा, x√3 हो जाएगा। सही है। H1H2 का रेशियो पूछा गया है, H1 और H2 का रेशियो पूछा गया है। क्या हो जाएगा H1H2 का रेशियो, ध्यान दीजिएगा। x/√3 इस्टू, सॉरी, हाँ ठीक है, x/√3 इस्टू क्या है, x√3। कितना रहा, x से x कट गया, 1:3। यह आपका आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल था, 1:3 आ गया। सभी लोग ध्यान दीजिए, यह पता होना चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री के सहारे ही हमने पता कर दिया। ध्यान से देखिए, 120 डिग्री का एंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, सामने लंब गिराइए तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। ये सारी चीजें आपको ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये लंब गिराइए, ध्यान से देखिएगा, तो लंब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, सामने वाली भुजा को। ये x ले लिया आपने, ये 120 डिग्री, तो ये 60-60 हो जाएगा। ये कोण भी दो बराबर भागों में बढ़ता है, मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूं इस चीज को। तो ये आएगा ट्रिग्नोमेट्री का ही प्रयोग करके x√3/2, ये भी x√3/2, टोटल जोड़ देंगे तो क्या होगा, x√3 हो जाएगा। सही है। तो इसी x√3 के सहारे आपने H2 निकाल लिया। समझ में आ गया सबको? चलिए, 1:3 बच्चों ने आंसर करा भी है, सब लगा के रखे हुए, ये सब ज्ञानी है, महान है, बलवान है, महापुरुष है। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद है आपका बड़ा अच्छा सवाल आ गया, 92 नंबर का फसाऊ क्वेश्चन है। कई लोग फंस जाएंगे इसमें। समय बचा है कि नहीं कराने के लिए? हाँ, फिगर तक हम समझा पाएंगे इसका। 92 देख लीजिए। किसी बच्चे ने क्या बोला है, दोबारा बताने के लिए क्या? संतोष तिवारी कह रहे रिपीट कर दीजिए। इसी को रिपीट कर देता हूं संतोष। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लगाइएगा आप लोग, देखें कितने लोग लगा पाते हैं। संतोष देखिए, एक समषष्ठभुज है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। समषष्ठभुज होता क्या है? एक ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं हो, 6 की 6 भुजाएं क्या हो, बराबर हो। देखिए, नहीं 91 ही रखिए। देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, ये ई है और ये एफ है। तिवारी जी ध्यान दीजिएगा आप विशेष रूप से। देखिए, ए से बी पर और सी पर स्थित दो खंबे हैं, उनके शीर्ष का देखा जा रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री मिल रहा है। तो ये एक खंबा है बी पर, ठीक है, बी पर ये खंबा है, तो ये 30 डिग्री बनेगा। तिवारी जी विशेष ध्यान, ये 30 डिग्री बनेगा। तो ये तो ऐसे बनाएंगे, कट तो नहीं रहा। तो यहां से ये देखिए शीर्ष हो गया, ये आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखाई दिया, यहां 90 डिग्री होगा। ये 3D फिगर है, आपने 2D पे बना रखा है इस तरीके से, तो ये फिगर यही है। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे, ये फिगर आपका यही है, सभी लोग देखें। संतोष ध्यान दीजिएगा, इसी को बनाया, ये 30, ये H1 हो जाएगा, ये H1 है। और मान लिया समषष्ठभुज की भुजा x है, सब x होगी, सब की सब क्या होगी, x होगी। ध्यान दीजिएगा, सब की सब x मान लिया, तो ये x है, तो ये x/√3 आएगा कि नहीं आएगा, बड़े आराम से। तो H1 x/√3 हो गया। अब जो चीज समझने की बात है वो ये है कि यहां पर एक खंबा है C पर, इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री देखा गया है, तो जोड़ने वाली आधार रेखा होगी कि नहीं। यहां x x x ये सब पता है, लेकिन ये नहीं पता है, अभी जोड़ने वाली आधार रेखा नहीं पता है। खैर, कोण बना लीजिए आप, उन्नयन कोण 45 डिग्री। यही फिगर मैंने यहां बना दिया,
यही फिगर मैंने यहां बना दिया, ध्यान दीजिएगा। हर एक बच्चा देखिए, अगर हमको बस ये आधार पता चल जाए तो ये H2 निकल आएगा। आधार ही मेन है निकालना। आधार कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। इसको अगर मैं अलग करूंगा तो देखिए, ये x है, ये x है, होगा x समद्विबाहु त्रिभुज बना। यहां से लंब गिरा दीजिए। ये कोण हमको पता है शीर्ष कोण 120 डिग्री का होता है। ये जब हम आपको बाद में बताएंगे, आगे जब मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, सब कुछ इसका समझाएंगे हम आपको। ये देखिए समषष्ठभुज है, इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं और यहां 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो गया ना, 120 डिग्री, शीर्ष कोण 120 डिग्री का होगा। अब देखिए, जो ये लंब होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, ये समद्विबाहु बन रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ये सेंटर से मिलाएंगे तो समबाहु 6 बनेंगे। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बन रहा है, उसमें शीर्ष से आप सामने लंब गिराइए तो सामने वाली भुजा 2 बराबर भागों में बटेगी और ये कोण भी 2 बराबर भागों में बटेगा, 60-60। तो बेटा ये 60 के सामने ये लंब होगा, तो ये x है तो पक्का ये आधा x/2 होगा, तभी तो ये 2x वाले मॉडल में x बना है दुगना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना, x√3/2। तो बेटा ये भी x√3/2 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो गया, x√3। ठीक, तो ये x√3 हो गया। तो H2 निकालेंगे तो क्या आएगा, x√3 आ जाएगा, दोनों बराबर। तो H1 H2 का रेशियो आ गया कि नहीं, 1:3। H1 H2 का रेशियो आ गया 1:3। हाँ, ये तो मैंने बताया मित्रसेन कि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो ये चीज डायरेक्ट मैं आपको याद करवा दूंगा। ये चीज मैं याद ही करने के लिए बोलूंगा। कौन निकालता है बार बार भाई, इतनी बार क्वेश्चन करेंगे सीधे ये याद रहता है x√3 होता है। ये सीधे सीधे ये याद रहता है कि ये x√3 रहता है। समझिएगा बात को, ठीक है। कहीं से भी लेंगे तो ये x√3 ही रहेगा। आप कहीं से भी लेंगे तो x√3 ही रहेगा। एस्पिरेंट डी कह रहा है एंगल कब नजदीक लेंगे और कब दूर। एंगल कब नजदीक लेंगे, कब दूर। हाँ बेटा ध्यान से देखिए, इसका एंगल वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि H1 H2 तो हमें पता नहीं है ना। ध्यान से देखिए, H1 H2 तो हम 30 और 45 पे ही निकालेंगे। 30 और जो यहां साफ लिखा गया है, B के लिए 30 बनेगा और C के लिए क्या बनेगा, 45। वो तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। इसमें एंगल दूर और पास से क्या मतलब, वो तो लिखा हुआ है B के लिए 30 है और C के लिए क्या है, 45 है। उससे हमको कोई टेंशन नहीं है, उससे हमें कोई चिंता नहीं। हम तो उसी के आधार पर H1 और H2 निकाल रहे हैं। वो तो इसी के आधार पर 30-45 के हिसाब से मैनेज होके आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लाइव आकर पढ़ने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जल्दी ही क्लासेस आपकी, अभी फिर मैं 9:30 बजे आऊँगा वर्क एंड टाइम पढ़ा